बचपन से अमिताभ बच्चन जैसा बनने का सपना देखने वाले रणवीर सिंह का सफर संघर्ष, जुनून और आत्मविश्वास की मिसाल है। फिल्मों में जगह बनाने के दौरान उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। स्ट्रगल के दिनों में वो पृथ्वी थिएटर में झाड़ू पोछा लगाने और छोटे मोटे काम करते रहे। इस दौरान उनके पिता ने सपना पूरा करने के लिए घर और गाड़ी बेच दी। लंबी मेहनत के बाद उन्हें बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में डेब्यू मिला, जिससे उन्हें पहचान मिली। उतार चढ़ाव के बाद धुरंधर ने उनके कैरियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और धुरंधर व धुरंधर 2 ने मिलकर लगभग 3000 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई की। रणवीर सिंह ने एबीपी के साथ बातचीत में बताया था कि बचपन से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था। मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता था। उनकी फिल्में जैसे कि शहंशाह, तूफान और अजूबा देखकर मुझे प्रेरणा मिलती थी। मैं छोटा और थोड़ा मोटा बच्चा था, लेकिन जब कोई पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं बिना सोचे कहता था, हीरो बनूंगा। मैं बाकी बच्चों की तरह बाहर खेलने नहीं जाता था। मैं घर में बैठकर वीसीआर पर फिल्में देखता था, म्यूजिक सुनता था और फिल्मी मैगजीन पढ़ता था। मेरी दादी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया। वो मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाती थी और कहती थी कि तुझे बड़ा होकर इनके जैसा बनना है। वहीं से ये सपना पक्का हो गया। 7 साल की उम्र में मैंने पहली बार गार्डन में परफॉर्म किया था। मैंने अमिताभ बच्चन की फिल्म हम के गाने जुम्मा चुम्मा पर डांस किया था। वही मेरा पहला स्टेज अनुभव था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपीराइटर के तौर पर काम किया, क्योंकि मुझे लिखने का शौक था। स्कूल में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें हमें प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन बनाना था और मैं पहले स्थान पर आया था। मुझे नाम और टैगलाइन सोचने में मजा आया। तभी लगा कि इसे प्रोफेशन बना सकता हूँ। फिर पता चला कि ये काम करने वालों को कॉपीराइटर कहते हैं, इसीलिए मैंने ये बनने का तय किया। कुछ दिन काम किया, लेकिन दिल नहीं लगा। उसके बाद मैं अमेरिका गया और वहां से एक्टिंग की पढ़ाई करके लौटा, ताकि बॉलीवुड में अपना सपना पूरा कर सकूं। मैं मुंबई से अमेरिका चला गया था। मैंने इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। वहां मैंने थिएटर और एक्टिंग क्लासेस भी ली, क्योंकि मुझे अभिनय में दिलचस्पी थी। मैं क्लासेस के लिए देर से रजिस्टर कर रहा था, इसीलिए ज्यादातर क्लासेस भर चुकी थी। सिर्फ एक क्लास एक्टिंग 1 में एक सीट बची थी। मैंने वहीं पर एडमिशन ले ली। पहले दिन प्रोफेसर ने कहा कि उन्हें यह नहीं जानना कि हम कौन हैं या कहां से आए हैं। हर स्टूडेंट को स्टेज पर जाकर गाना, डांस या कुछ और परफॉर्म करना होगा। मैं स्टेज पर गया और मेरे पास बस एक ही चीज थी, फिल्म दीवार का डायलॉग। 4-5 साल से मैंने एक्टिंग नहीं की थी। कॉलेज और स्कूल में मुझे बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिलते थे, लेकिन काफी समय से वो छूट गया था। फिर भी मैंने पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ डायलॉग बोला। क्लास में बैठे अमेरिकन स्टूडेंट को मेरी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन मेरे इमोशन और एनर्जी ने उन्हें छू लिया। सबने रिएक्ट किया। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो था उस परफॉर्मेंस में। 4 साल अमेरिका में बिताने के बाद 2007 में मैं मुंबई लौट आया। वापस आते ही बचपन का सपना फिर जाग गया कि फिल्मों में हीरो बनना है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे यही करना है। मैं मुंबई के बांद्रा इलाके में पला बढ़ा हूँ, जहाँ सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे रहते हैं। लेकिन वहाँ रहना और उनके जैसा बनना अलग बातें हैं। मेरे संघर्ष के शुरुआती दिनों में मेरे दोस्त साद अली ने मेरा साथ दिया। उस समय वो अमिताभ बच्चन की फिल्म झूम बराबर झूम कर रहे थे और विज्ञापनों का निर्देशन भी कर रहे थे। मैंने उनसे नौकरी मांगी तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। मुझे लगा ये काफी अच्छा मौका है, क्योंकि इससे मैं सेट पर जाकर एक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर से मिल सकूंगा और इंडस्ट्री में पहचान बना सकूंगा। करीब 1.5 साल तक मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस दौरान मैंने क्राउड कंट्रोल, कास्टिंग और प्री प्रोडक्शन जैसे कई काम किए। मैं पूरी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा था। फिर मैंने बड़ा फैसला लिया और असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़ दी। 1.5 साल काम करने के बाद जब मैंने खुद को देखा तो आंखों के नीचे काले घेरे थे और पेट भी निकल आया था। तब मुझे लगा
कि इस हालत में मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद मैंने पूरा ध्यान फिर से एक्टिंग पर लगाया। यूनिवर्सिटी में थिएटर की पढ़ाई की थी और कुछ नाटक भी किए थे, लेकिन वो सब बीच में छूट गया था। अब मैंने दोबारा एक्टिंग सीखनी शुरू की। मुझे लगा कि पश्चिमी ड्रामा की ट्रेनिंग मिल गई है, अब भारतीय एक्टिंग भी सीखनी चाहिए। इसीलिए मैंने इंडियन एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की और स्टेज पर काम शुरू किया। साद अली ने मुझे सलाह दी थी कि फिल्मों में आने से पहले थोड़ा ड्रामा और थिएटर करना चाहिए। उन्होंने कहा, तेरी वेस्टर्न ट्रेनिंग हो गई है, अब थोड़ी देसी ट्रेनिंग ले ले। उनकी बात मानकर मैंने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वहां जो ट्रेनिंग मिली वो काफी फिल्मी थी। पहले ही टेस्ट में सिचुएशन दी गई, माँ की चिता पर रोना। अब सोचो इससे ज्यादा फिल्मी क्या हो सकता है। रोते रोते नीचे देखना और फिर ऊपर देखना, आंखों में अंगारे। पूरी तरह फिल्मी स्टाइल में एक्टिंग सिखाई जाती थी। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने साद को मैसेज किया, ये कहाँ भेज दिया आपने मुझे, मेरी जो एक्टिंग है वो भी खराब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा, शुरू किया है तो पूरा कर। मैंने कोर्स पूरा किया, लेकिन लगा कि अब मुझे और रियल हार्डकोर एक्टिंग सीखनी चाहिए। तभी मैंने तय किया कि थिएटर करना है। इसके बाद मैंने लंबा वक्त पृथ्वी थिएटर में बिताया। मैं रोज सुबह 8 बजे से पहले पहुंच जाता था और रात 11 बजे तक वहीं रहता था। मुझे हिंदी ड्रामा में काम करना था और मैं बाकी स्ट्रगल्स की तरह वहीं डटा रहता था। उन दिनों मैं मकरंद देशपांडे के थिएटर ग्रुप में काम पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उनसे मिलने जाता वो मुझे देखकर निकल जाते थे। शायद उन्हें पहले से पता चल जाता था कि कोई लड़का काम मांगने आने वाला है। फिर मैंने खुद ही रास्ता निकाला। पता चला कि उनके रिहर्सल सुबह 8 बजे शुरू होते हैं, तो मैं 7:30 बजे पहुंच जाता था। कमरे का ताला खोलता, फैन ऑन करता, झाड़ू लगाता और एक्टर्स के लिए चाय नाश्ता लाता। रिहर्सल में दिव्या जगदाले, निवेदिता भट्टाचार्य और यशपाल शर्मा जैसे कलाकार काम कर रहे थे। मुझे देखकर सब हैरान थे और पूछते थे कि ये लड़का कौन है और इसे किसने बुलाया है। मकरंद सर सोचते थे कि उनके असिस्टेंट ने बुलाया होगा और असिस्टेंट सोचता था कि मकरंद सर ने बुलाया होगा और बाकी लोग समझते थे कि कोई नया बंदा होगा। लेकिन सच ये था कि मैं खुद ही वहां पहुंच जाता था। मैं चुपचाप बैठकर रिहर्सल देखता, एक्टर्स को क्यू देता, चाय समोसे लाता और जब सब खत्म हो जाता तो सफाई करता, झाड़ू लगाता, लाइट और फैन बंद करता। सेट तोड़ना, पेंटिंग करना, बढ़ई का काम, कारपेंटर, पेंटर, लोडर और सेट वर्कर जैसे मैंने कई काम किए। यही मेरे संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। मैं बस एक ही काम कर रहा था, सीख रहा था, बिना किसी पहचान और बिना किसी नाम के, सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए। मैं उस समय थिएटर ग्रुप में नौकरी करता था। साल 2008 के आसपास मैं थिएटर में छोटे मोटे रोल कर रहा था। पृथ्वी थिएटर में 1 साल 8 महीने बिताने के बाद मैंने फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस समय बॉलीवुड में स्ट्रगलर के लिए पोर्टफोलियो या बायोडाटा तैयार करना जरूरी होता है। मैं सिंधी परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिता जगजीत सिंह भवनानी ने मेरे सपने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया। मेरी पढ़ाई और स्ट्रगल के दौरान उन्हें बड़ा घर बेचना पड़ा। हम छोटे घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपनी कार बेच दी और बस में सफर करने लगे, सिर्फ इसीलिए कि मैं एक दिन फिल्मों का सपना पूरा कर सकूं। मेरे पास पोर्टफोलियो बनवाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने 8 महीने मेहनत करके अच्छा पोर्टफोलियो तैयार किया। मैंने बॉडी बनाई, ट्रेनर रखा और सप्लीमेंट्स लिए। ये सब मेरे पिता ने जैसे तैसे मैनेज किया। मैं हर चीज में बेस्ट चाहता था, चाहे फोटोग्राफर, शूट या प्रिंटिंग हो। प्रिंटिंग के लिए मैं रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक बैठा रहता था ताकि डिस्काउंट मिल सके। मैं हर पोर्टफोलियो खुद जाकर प्रिंट करवाता था। शुरुआत में मुझे फिल्मों में काम नहीं मिला, लेकिन टीवी से वीजे बनने और विज्ञापनों में मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे सिर्फ हीरो बनना है, इसीलिए मैंने वो सारे ऑफर मना कर दिए। मेरे स्कूल के एक दोस्त ने, जो खुद भी स्ट्रगल कर रहा था, मुझे एक आदमी से मिलवाया। उसने कहा कि वो काम दिला सकता है। मैंने उसे फोन किया तो उसने शाम 8 बजे अंधेरी वाले घर आने को कहा। मैं वहां पहुंचा। अंदर जाते ही मुझे अजीब लगा। कमरा छोटा था और दीवारों पर भद्दी पेंटिंग्स और अटपटी बातें लिखी थी। मैंने उसे पोर्टफोलियो दिया,
लेकिन उसने ठीक से देखा नहीं और एक तरफ रख दिया। तभी मुझे समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं है। फिर उसने कहा कि मुझे स्मार्ट और सेक्सी बनना पड़ेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसके बाद वो गलत बातें करने लगा और मुझसे गलत मांगे करने लगा। तब मुझे साफ समझ आ गया कि ये जगह सही नहीं है। मैंने तुरंत मना किया और वहां से निकल गया। जाते समय उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे मैं उसका दिल तोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने सही फैसला लिया है। लेकिन इंडस्ट्री में एंट्री आसान नहीं थी। 2006-2007 में रिसेशन था, फिल्में कम बन रही थी, खासकर न्यू कमर्स के लिए। स्ट्रगलिंग एक्टर्स अपने रास्ते खोज रहे थे। मैं भी 8 महीने तक अलग अलग जगहों पर ऑडिशन देता रहा। फिर मेरे दोस्त अली अब्बास जफर ने मेरे लिए रास्ता बनाया। उस समय वो यशराज फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बाद में उन्होंने मेरे साथ गुंडे फिल्म भी बनाई। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे लिए रास्ता बना दे। उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो यशराज के वाइस प्रेसिडेंट अक्षय विधानी जी को दे दिया। मैंने बस यही चाहा था कि कोई मेरा ऑडिशन दिला दे, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मौका मिला तो मैं खुद संभाल लूंगा। इसके बाद मैं यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा से मिला। सानू ने 16 साल की उम्र में मेरा पार्टी में डांस देखकर कहा था कि तेरे में कुछ बात है। उस समय उन्हें भी नहीं पता था कि वो आगे चलकर कास्टिंग में आएंगी। उन्होंने मुझे मौका दिलाने में मदद की। फिर एक दिन उन्होंने मैसेज करके बताया कि आदित्य चोपड़ा मुझसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता था कि यशराज सिर्फ बड़े स्टार्स के साथ काम करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो नए चेहरे को लॉन्च करना चाहते हैं और मुझे YRF के इन हाउस कास्टिंग डिवीजन में ऑडिशन देना चाहिए। मैं गया, क्योंकि मुझे लगा कि यही वो मौका है जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। शुरू में ऑडिशन मैंने अनुष्का शर्मा के साथ दिया, लेकिन बाद के ऑडिशनों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नर्वस हो गया था। फिर आदित्य चोपड़ा ने बुलाकर कहा कि मैं पहली बार बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बाद में कमजोर पड़ गया। आदित्य चोपड़ा ने मुझे आखिरी मौका देते हुए कैमरा टेस्ट के लिए बुलाया। मैंने वो टेस्ट अच्छी तरह कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस लड़के में क्षमता है। फिर एक मीटिंग में उन्होंने बताया कि पहले ऑडिशन में ही उन्हें लगा था कि मेरे अंदर कुछ खास है। उन्होंने कहा कि वे मेरे लंबे कैरियर की संभावना देखते हैं और कुछ बातें याद रखने को कहा। यह सुनकर मैं भावुक हो गया। बाहर आकर मैं रो पड़ा और मम्मी व सानू को फोन किया। आखिरकार मुझे बैंड बाजा बारात के लिए चुन लिया गया। बैंड बाजा बारात साल 2010 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन रणवीर सिंह के जोश और ऊर्जा से भरे अभिनय को दर्शकों और आलोचकों ने सराहा। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने लेडीज वर्सेस रिक्की बहल और लुटेरा जैसी फिल्मों में अभिनय क्षमता दिखाई। खास तौर पर लुटेरा में उनके अभिनय और अंदाज की तारीफ हुई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं बन पाई। 2013 में गोलियों की रासलीला रामलीला ने रणवीर के कैरियर को नई ऊंचाई दी। ये उनकी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में उनके और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया और उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें वर्सेटाइल एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी बड़ी फिल्मों में शानदार काम किया। इन फिल्मों ने कमाई के साथ साथ आलोचनात्मक सराहना हासिल की। रणवीर का कैरियर हमेशा लगातार सफलता से भरा नहीं रहा। 2019 के बाद जयेश भाई जोरदार और सर्कस जैसी फिल्मों से उन्हें उतनी बॉक्स ऑफिस सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। आलोचना के बावजूद उन्होंने अलग अलग किरदार निभाकर खुद को बार बार साबित करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उनके अभिनय को कभी कभी ओवर द टॉप कहा, लेकिन रणवीर ने इन आलोचनाओं को ताकत बनाया और अभिनय में बदलाव लाते रहे। 2025 में रिलीज हुई धुरंधर उनके कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसके बाद आई धुरंधर द रिवेंज ने भी उनकी सफलता को आगे बढ़ाया और जबरदस्त कमाई वो कर रही है। धुरंधर का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 1307 करोड़ रुपए का रहा है, जबकि धुरंधर 2 ने दुनिया भर में करीब 1665 करोड़ की कमाई कर ली है। दोनों पार्ट को मिलाकर कुल कमाई 2972 करोड़ 58 लाख हो गई है और फिल्म धुरंधर 2 अभी भी थिएटर्स में चल रही है।